जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैथ प्रो पर। चलिए खान सर के पॉकेट जीके का आज 11वां क्लास देखते हैं। 11 क्लास देखिए, ये खान सर जी के पॉकेट जीके का बुक हमारे YouTube चैनल पर पूरा पढ़ाया जा रहा है। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में आज पढ़ना है। तो मौर्य साम्राज्य का जो कार्यकाल पूरा रहा, इसमें 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक। अब इसमें देखिए, मौर्य राजवंश की साहित्यिक स्रोतों से जानकारी। तो इसमें पहला है ब्राह्मण साहित्य के अनुसार। जो ब्राह्मण साहित्य के अनुसार है, इसमें कहा गया है जो मौर्य थे वह शूद्र थे। क्या थे? शूद्र थे। दूसरा एक है जैन और बौद्ध साहित्य के अनुसार, ऐसा मौर्य वंशों के बारे में बताया गया कि कैसे थे, क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय। और मुद्रा राक्षस, इसके अनुसार बताया गया है कि ये वृषल थे। वृषल का मतलब निम्न वर्गीय थे। और मुद्रा राक्षस की जो रचना किए हैं, किसने किए हैं? तो विशाख दत्त ने। किसने किया? विशाख दत्त ने। तो नेक्स्ट इसके बाद है, चौथा है रोमिला थापर के अनुसार। इनके अनुसार बताया गया है कि मौर्य वैश्य थे। कैसे थे? वैश्य थे। उसके बाद सर्वाधिक अगर मत है कि मौर्य जो कैसे थे, तो वो क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय थे। तो इस सब के बारे में अब पहला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें इसमें चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश के बारे में पहला पॉइंट इसमें स्टार्ट हो रहा है। मौर्य वंश के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य, यह 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक यह इनका कार्यकाल रहा, मतलब शासन किया। कह रहा है जन्म 340 ईसा पूर्व बिहार में चंद्रगुप्त ने नंदवंश के घनानंद, यानी घनानंद अंतिम शासक को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंद को हराने के लिए चाणक्य विष्णुगुप्त, इनका पुराना नाम क्या है? बचपन में इनका नाम विष्णुगुप्त था, ने चंद्रगुप्त की सहायता की तथा इसे 1000 कारसार्पण में खरीदा। चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा तथा इसका वास्तविक संस्थापक बना। नेक्स्ट पॉइंट है, जस्टिन ने या यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स एवं एंड्रोकोट्स के रूप में उल्लेखित किया। विलियम जोन्स ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोट्स हैं। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर को क्या कर दिए? पराजित करते हैं। सिकंदर के जो क्या थे? सेनापति। कब? 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, इसके परिमाण स्वरूप निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया तथा यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। भारत का कैसा था? पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य है। इन्हीं का नाम चाणक्य भी है, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है। को माना जाता है इसका संबंध राजनीति विज्ञान से है। तो अर्थशास्त्र में जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है? राजनीति लिखा गया है। अर्थशास्त्र प्रथम भारतीय पुस्तक है जिसकी तुलना मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंस। इसके आगे क्या लगता है? द प्रिंस। भारत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु था।
इसने जैन धर्म ग्रहण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला, जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, की पहाड़ियों पर गुजारे थे। श्रवणबेलगोला का मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुसुमपुर पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है। कुसुमपुर जो है पाटलिपुत्र का क्या नाम है, प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है, भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, यह विवरण मेगास्थनीज ने दिया। विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया। ब्रिसल का मतलब क्या हम बताए हैं, तो इसमें क्या बताया गया है, आप देख सकते हैं। ब्रिसल का मतलब जो निम्न वर्ग होते हैं वही चर्चा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, पाटलिपुत्र शहर की महलों को देख रेख यह विवरण फायान ने दिया कि यह मनुष्य द्वारा न बनाकर दैत्यों यानी दैत्यों या असुरों के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार निकेटर ने आर्या, अराचोसिया, गेड्रोसिया या पारमीसाडे के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। इसकी जानकारी हमें यूनानी इतिहासकारों स्ट्रैबो व एपियानस देते हैं। चंद्रगुप्त यूनानियों को भारत से हराकर निकाल देता है, तो इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिकंदर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज भी चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यह भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार के रूप में दिए। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक इंडिका लिखी। इसमें मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया और इसमें बताया गया कि प्रशासन को नियंत्रण के लिए 6 समितियों का निर्माण किया गया था। मेगास्थनीज ने मौर्यों के महलों का भी वर्णन किया है, जिसमें लकड़ी व पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया, जिसमें पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा नाम दिया गया, जो गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थित है तथा इसमें 570 बुर्ज और 64 यानी कि 64 मीनार हैं। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, परंतु यह कथन प्रमाणित नहीं है। नेक्स्ट है, चाणक्य के अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जो संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। और उसमें 15 अभिकरण व 180 प्रकरण और लगभग 4000 श्लोक हैं। यह राजनीति विषय पर आधारित पुस्तक है। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। किसका था? चंद्रगुप्त जो मौर्य है जैन धर्म का अनुयायी था तथा अपने जीवन के अंतिम समय में पुत्र के पक्ष में शासन त्याग दिया। जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला, जो मैसूर में है, श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है? मैसूर में, वहाँ 298 ईसा पूर्व में चला गया और उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। कौन सी विधि थी? संलेखना विधि से।
संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर क्या कर दिया, त्याग कर दिया। कब किया, 298 ईसा पूर्व में। कहाँ किया, श्रवण बेलगोला में, जो मैसूर में पड़ता है। नेक्स्ट है, जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत पुष्यगुप्त ने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ होता है, गुजरात में। कहाँ होता है, गुजरात में। नेक्स्ट है बिंदुसार। कौन है, बिंदुसार। इनका कार्यकाल जो रहा यानी शासन कब से कब तक किए, 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन होता है, बिंदुसार। अब बिंदुसार का पुत्र कौन होता है, अशोक। तो आइए देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। यूनानी साहित्य में इसे अमित्रोचेट या अमित्रघात कहा गया है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार यह एक महान शासक था। यह एक सिजेरियन बेबी था। इसके अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए थे। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नोट करके, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीफुत गोसाल ने की थी। यूनानी इतिहासकार एथेनियस के अनुसार उसने यूनान के शासक एंटियोकोस फर्स्ट से 3 वस्तुएं मंगवाई। पहला मीठी शराब, दूसरा सूखे मेवे और जिसे अंजीर भी कहते हैं, स्पेशल अंजीर मंगवाया था मतलब, और तीसरा दार्शनिक। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए जिसका दमन अशोक व सुसीम ने किया। नेपाल विद्रोह का दमन भी अशोक ने किया। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन में राज्यपाल था। बिंदुसार के अन्य नाम, बिंदुपाल, चीनी विवरण और सिंहसेन जैन ग्रंथ में, अलीड्रोकोट्स स्ट्रेबो और भद्रसार वायु पुराण में। और इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है अशोक के बारे में। अशोक किसका पुत्र था, तो यह बिंदुसार का पुत्र था। कहने का मतलब यह है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र होता है अशोक। अशोक का जो शासन था 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। अशोक का 4 वर्षों तक अपने भाइयों के साथ सत्ता संघर्ष चला। सिंहली अनुश्रुति की मान्यता के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की और कहीं कहीं मिलता है इतिहास में 6 भाइयों की हत्या की, लेकिन मैक्सिमम मत जो है वह 99 भाइयों की हत्या का है। अशोक की माता का नाम भीमा या सुभद्रांगी था। इनकी पत्नी देवी विदिशा मध्य प्रदेश की थी, जिनके पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनकी दूसरी पत्नी कारुआकी थी और बेटा तिवर, जिनका एक अभिलेख मिलता है। अशोक ने क्रोधित होकर तिष्यरक्षिता को जीवित जला दिया। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक का नाम अशोकवर्धन 21वें पुराण में, अशोक मौर्य गिरनार अभिलेख में, अशोक मास्की गुर्जरा नेट्टूर या उदयगोलान अभिलेख में मिलता है। प्रियदर्शी यह कहाँ मिलता है, तो भाब्रू अभिलेख में। नेक्स्ट है
कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव का अनुयायी था। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की और वहां शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राजतरंगिणी को भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक माना जाता है तथा कल्हड़ जय सिंह के दरबार में था। अशोक ने नेपाल में भी ललितपाटन शहर बसाया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध का शासक नंदराज था। इस युद्ध में अशोक ने विजय प्राप्त की, लेकिन इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। इस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, इसलिए उसने युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष, कौन सा घोष? धम्म घोष को अपना लिया। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना सांची का स्तूप है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मौर्य काल का प्रचलित सिक्का पड़ था। धम्म शब्द रावलोवाद सूत पुस्तक से लिया गया है। धम्म एक आचार संहिता है। मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह ताम्रलिपि है। कंटक शोधक शब्द न्यायालय के लिए प्रयुक्त हुआ। भाग, बलि, प्रलय, बिष्ट एक कर थे। नेक्स्ट है बिष्ट एक बेगारी कर था। बिना मजदूरी परिश्रम दिए बिना कार्य करवाना। अशोक को भारतीय इतिहास में जनहित कार्य के लिए स्मरण किया जाता है। कलिंग का प्राचीन नाम उत्कल था। क्या नाम था? उत्कल था। इसकी राजधानी तोसली थी। कलिंग शासक खारवेल महामेघ वाहन वंश के थे। इन्होंने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथीगुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इसके बाद अशोक मोगली पुत्रस्त्य से प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म में रुचि रखने लगा। दिव्यावदान यानी कि बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को दिया गया। चीनी यात्री वेनसांग इसका समर्थन करता है। अशोक ने अपने शासन के दौरान सर्वप्रथम बौद्ध गया धम्म यात्रा की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। नेक्स्ट है अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु जगह जगह लेख उत्कीर्ण करवाए। अशोक को इसकी प्रेरणा ईरानी शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से मिली। इसकी खोज 1750 ईसा पूर्व में टिफाइनथेलर ने की। 1837 ईसा पूर्व में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके उत्कीर्णकर्ता चापड़ या इसी को कापड़ कहते हैं थे। अभिलेखों का विषय प्रशासनिक होता था, लेकिन अर्थ से संबंधित लेख रूमिनदेई अभिलेख है जो कर नीति से संबंधित है, जिसमें अशोक लुम्बिनी यात्रा के समय भू राजस्व कर की दर को 1/6 भाग से घटाकर 1/8 कर दी। अशोक के समकालीन मिस्र का राजा टोलनी II था।
ब्राह्मी लिपि के अभिलेख गुजरात से प्राप्त होते हैं तथा ग्रीक व अरमाइक लिपि के अभिलेख कांधार व काबुल से तथा खरोष्टी के शहबाजगढ़ी मानसेहरा जो पाकिस्तान में है से प्राप्त होते हैं। कांधार अभिलेख की खोज 1958 में हुई। अभिलेखों की लिपियां तो ब्राह्मी लिपि भारत में, जो खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में, ग्रीक लिपि अफगानिस्तान में, अरमाइक लिपि अफगानिस्तान में, ये सब खोजी गई। चलिए नोट करके, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अशोक ने सार्वजनिक स्थानों पर राजाज्ञाएं स्थापित करवाई थी। द्विभाषी अभिलेख होते हैं जिसमें दो लिपियां सम्मिलित होती हैं, जिसमें गांधार से सार-ए-कुना अभिलेख प्राप्त हुआ जो ग्रीक व अरमाइक मिश्रित लिपि में था। अशोक ने अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया था। लेख है, लेख को 3, पहला शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेख को 2 भागों में, एक बृहत और एक लघु। स्तंभ लेख को भी बृहत और लघु, बृहत माने बड़ा और लघु माने छोटा। अशोक ने 8 स्थानों पर बृहत शिलालेख लगवाए जिनकी संख्या 14 है। बृहत शिलालेख देखिए, शाहबाजगढ़ी अभिलेख है पाकिस्तान में, पेशावर में पड़ता है। कालसी है देहरादून उत्तराखंड में। धौली है उड़ीसा में। सोपरा अभिलेख महाराष्ट्र में, वो भी कहाँ, ठाणे में। मानसेहरा पाकिस्तान में। जूनागढ़ या इसी को गिरनार भी कहते हैं, गुजरात में स्थित है। जोगढ़ जो है उड़ीसा में है। एर्निगुड़ आंध्र प्रदेश में, कर्नूल में पड़ता है। अशोक के शिलालेखों और उनके विषय, इसके बारे में शिलालेख है और यह इसका विषय है। पहला शिलालेख पशु वध पर प्रतिबंध लगाया। जो पहला शिलालेख इसमें क्या लिखवाया था, पशु वध पर पूर्ण प्रतिबंध। और दूसरा शिलालेख मनुष्य व पशु चिकित्सालयों का निर्माण करवाया, लोक कल्याणकारी कार्य किए। तीसरा शिलालेख में लिखा था राजुक की नियुक्ति की तथा राजकीय अधिकारियों की हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह किया। और चौथा शिलालेख में लिखा था भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की। 5वां शिलालेख में लिखा गया धम्म महामंत्री की नियुक्ति की गई। 6ठा शिलालेख में प्रतिवेदकों यानी रिपोर्टर जो हैं को आदेश दिए कि प्रशासनिक सुधार किए। 7वां शिलालेख में धम्म यात्राओं का विवरण। 8वां शिलालेख आखेट यात्रा के स्थल पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन किया। 9वां शिलालेख मंगलाचरण समारोह के स्थान पर धम्म मंगलाचरण प्रारंभ किया। सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। और 10वां शिलालेख में धम्म की श्रेष्ठता के नारे पर बल दिया। राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख जो था धम्म की कामना, धम्म दान नीति। उसके बाद 12वां जो है 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन। ये 13वां में क्या किसकी चर्चा गई है, कलिंग युद्ध का वर्णन। 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख जहां उसने विदेशी में धम्म प्रचारकों को भेजा। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात, ये सब किसमें की गई है, 13वां शिलालेख में। 14वां शिलालेख पहले 13 अभिलेखों का पुनरावलोकन तथा जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। नोट है पृथक कलिंग प्रज्ञापन। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, लेकिन धौली व जोगढ़ के 13वें अभिलेखों में समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताया। नेक्स्ट है अशोक ने 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख में बदलाव किया है, इसे पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा जाता है। अशोक के लघु शिलालेख। अशोक के लघु शिलालेख
18 विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित नहीं है, जिनमें सबसे नवीनतम लघु शिलालेख जो कर्नाटक का है। अशोक के मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर व उदयगोलान लेख में अशोक का नाम अशोक मिला है। भाब्रू शिलालेख जो कोटपुतली बहरोड़ के बैराट यानी विराटनगर में बीजक की पहाड़ी में भीम डूंगरी पर स्थित है, जिसकी खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की, जिसमें अशोक का नाम मगधाधिराज था लिखा हुआ मिलता है। भाब्रू लेख में अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख भी है। भाब्रू शिलालेख यानी बैराट राजस्थान में है, ये में अशोक के बौद्ध होने का सबल प्रमाण मिलता है, जिसमें अशोक स्पष्ट बुद्ध, धम्म और संघ का अभिवादन करता है, जिन्हें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है। भाब्रू शिलालेख में ही अशोक स्वयं को मगधराज या मगध का राजा बताया। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया। मास्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा, जिसकी खोज 1915 ईस्वी में वीडेन ने की। अशोक स्तंभ लेखों में बृहत स्तंभ लेख हमें 6 स्थानों से 7 लेख मिले, यानी इनकी संख्या 6 है पर 7 लेख मिलते हैं। पहला है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। मूल रूप से यह हरियाणा के अंबाला जिले में था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया, एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं। दिल्ली मेरठ। मूल रूप से यह मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया और इसे शिकार-ए-कुश महल में रखवाया। तीसरा है लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख बिहार में है तथा इस पर औरंगजेब का लेख उत्कीर्ण है। चौथा है लौरिया अरिजगढ़ अभिलेख चंपारण में है। लौरिया अरेराज अभिलेख चंपारण बिहार में है। पांचवा है रामपुरवा अभिलेख भी बिहार में है। छठवां है जौगढ़ शिलालेख उड़ीसा में है। इसकी खोज 1850 ईस्वी में वाल्टर इलियट ने की थी। उसके बाद 7वां है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। यह मूल रूप से कौशाम्बी में था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। इस पर बहुत से लेख लिखे गए हैं, जिसमें रानी का लेख, कारुवाकी, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। इसमें अकबर व बीरबल का लेख भी उत्कीर्ण है। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश में रूपनाथ तथा गुर्जरा, कर्नाटक में गोवीमठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जेतिगढ़, रामेश्वर, कनगनहल्ली, पालकीगुडू, बिहार में सासाराम, उत्तर प्रदेश में अहिरौर नामक स्थान पर है। निगल्ली सागर शिलालेख, जौगढ़ अभिलेख व रामपुरवा शिलालेख अशोक से संबंधित है। अशोक के लघु स्तंभ लेखों में राज की घोषणाएं मिलती हैं। अशोक स्तंभ सांची में व धमेक स्तूप सारनाथ में है। सांची मध्य प्रदेश व सारनाथ उत्तर प्रदेश लेख में संघ भेद को रोकने के आदेश दिए गए। निगाली सागर अभिलेख में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में कनक मुनि से स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया। लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर यानी बलि कर को बलि भी कहते हैं, माफ कर दिया। वास्तुकला के इतिहास में अशोक ने एक नई शैली को विकसित किया और गुफा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जो कड़
गुफा, सुदामा, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी गुफा थे। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दी। अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण करवाया तथा बराबर की पहाड़ी पर दशरथ ने लोमस ऋषि की गुफा भी बनवाई। बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, जिसमें महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूपों का निर्माण किया गया था। 8 स्तूपों में बुद्ध के शारीरिक अवशेष रखे गए और 9वें में उनके पात्र। और लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन किया गया। मौर्यकालीन उच्चाधिकारी तीर्थ, ये तीर्थ हैं और ये संबंधित विभाग हैं। प्रधानमंत्री और पुरोहित, इसका संबंधित विभाग प्रमुख धर्माधिकारी था। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता था और युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रशासता राजकीय कागजातों का सुरक्षित रखने वाला तथा राज्य की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी। समाहर्ता को क्या मिला था? राजस्व विभाग का प्रधान होता था। नायक सेना का संचालन अथवा नगर रक्षा की अध्यक्षता करता था। प्रदेष्ट्री फौजदारी न्यायालय या न्यायाधीश, कमिश्नर जिसे कहते हैं। संनिधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। व्यवहारिक नगर का प्रमुख या न्यायाधीश होता था। दंडपाल पुलिस अधिकारी होता था। कर्मांती उद्योगों एवं कारखानों की अध्यक्ष होता था। कर्मांती। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष होता था। नागरक यानी इसी को पौर कहते हैं, नगर कोतवाल या नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। दैवारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला व्यक्ति। आठवीं वन विभाग का प्रधान और अंतर्वेदीय अंतःपुर का अध्यक्ष। मंत्री परिषदाध्यक्ष, परिषद का अध्यक्ष। नेक्स्ट है मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 26 अध्यायों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में प्रमुख 4 व्यापारिक राजमार्गों का भी वर्णन है। कौटिल्य बताते हैं कि उत्तरापथ की अपेक्षा दक्षिणापथ अधिक महत्वपूर्ण है। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 की गई थी। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। यह मौर्य प्रांत इसकी है राजधानी। फिर इसी चीज को मौर्य प्रांत और इसकी राजधानी। उत्तरापथ इसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। कहाँ थी? तक्षशिला। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र उज्जैनी। कलिंग तोसली। प्राची यह पाटलिपुत्र। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी यानी शासक स्थानीय था जो समाहर्ता के अधीन था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। नगरीय प्रशासनिक समिति व उसके कार्य। यह समिति है और ये इसके कार्य हैं। समिति दिया गया है, कार्य दिया गया। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों के लिए, द्वितीय समिति विदेशियों की देखभाल के लिए और तृतीय समिति जन्म मरण के लिए और चतुर्थ समिति व्यापार यानी वाणिज्य के लिए, पंचम समिति वस्तुओं के लिए और छठी समिति बिक्री
कर के लिए। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। एग्रोनोमाई मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी था। सैन्य व्यवस्था में मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य विभाग 6 समितियों में विभक्त था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। सैनिक प्रबंधन की देख रेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6 लाख पैदल सिपाही, उसके बाद 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मुद्रा विभाग का अधिकारी लक्षणाध्यक्ष, कृषि विभाग का अधिकारी सीताध्यक्ष, व्यापारिक कर विभाग का अधिकारी शुल्काध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष आकाराध्यक्ष, व्यापारिक मार्ग विभाग का अधिकारी संस्थाध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष मुद्राध्यक्ष कहलाते थे। सैन्य समिति एवं उनके कार्य। तो ये समिति उसके कार्य, समिति और कार्य। प्रथम समिति जल सेना का निरीक्षण करता था। द्वितीय जो समिति थी यातायात एवं रसद सामग्री का निरीक्षण करता था। तृतीय था पैदल सेना का निरीक्षण और चतुर्थ वाला जो समिति था अश्व सेना का निरीक्षण करता था और पंचम जो समिति थी गज सेना का निरीक्षण और षष्ठ यानी 6वां जो समिति थी इसमें रथ सेना का निरीक्षण करता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें पहला दार्शनिक, दूसरा क्या है व्यापारिक। मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। पहला दार्शनिक, दूसरा व्यापारिक, तीसरा किसान, चौथा कारीगर, चरवाहा, 5वां सैनिक, 6वां मंत्री परामर्शदाता और 7वां गुप्तचर। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले को गुप्तचर यानी संचार कहा जाता था। मौर्य काल में पुरुषों के साथ महिला अंगरक्षक भी होती थीं। अर्थशास्त्र में भूमि छिद्र न्याय का वर्णन किया गया। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। सीताध्यक्ष कृषि के अधिकारी थे। नेक्स्ट, एरियन ने गुप्तचरों को ओवरसीयर तथा स्ट्रैबो ने इंस्पेक्टर कहा। गुप्तचर विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया जिसे महामात्य सर्प कहा गया। समाज में वेश्यावृत्ति प्रचलित थी तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थीं। इनके कार्यों का निरीक्षण मणिकाध्यक्ष करता था। संभ्रांत घर की गणिका अध्यक्ष करता था। हो गया यहाँ तक। उसके बाद संभ्रांत घर की स्त्रियां प्रायः घर के अंदर ही रहती थीं। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्काम सिनी कहा। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा तथा भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्यकालीन अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। मौर्य शासन में 2 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था थी जिसमें
धर्म अस्थीय व्यवस्था एवं कंटक शोधन न्यायालय थे। राजुक को क्षेत्रीय न्यायाधीश गणराज्य न्यायाधीश कहते थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? पुष्यमित्र शुंग। अब आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल इसमें कह रहा है शुंग वंश, कौरव वंश, सातवाहन वंश, उसके बाद गिंडो ग्रीक, शक वंश, कुषाण वंश, संगम काल, चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश। शुंग वंश यह जो इसका कार्यकाल था शासन 185 ईसा पूर्व से लेके 75 ईसा पूर्व। बाणभट्ट की हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग 184 ईसा पूर्व था। यह स्वयं ब्राह्मण जाति का था। इसने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया क्योंकि इसने पाटलिपुत्र के कुट्टूराम विहार को तोड़ने का कई बार प्रयास किया था। दिव्यावदान के अनुसार इसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया। नोट है, इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश के थे जहां इनके पूर्वज मौर्य की सेवा में थे सेनापति के रूप में। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया जिसकी पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य से होती है। पतंजलि को अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित बताया गया। शुंग वंश के समय इंडो ग्रीक यानी कि यवनों का शासक मिनांडर ने आक्रमण किया जिसको पुष्यमित्र ने पराजित किया, जिसकी जानकारी गार्गी संहिता से मिलती है। पतंजलि की पुस्तकें योग दर्शन, योग सूत्र, महाभाष्य यानी पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका है। भागभद्र शुंग वंश का 9वां शासक था। इसके दरबार में इंडो ग्रीक शासक एंटियोल किडास का दूत हेलियोडोट आया था तथा इसने भागवत धर्म को स्वीकार किया। हेलियोडोरस ने विदिशा के बेस नगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। देवभूमि, इसका क्या है? देवभूमि शुंग वंश का अंतिम शासक था। इस समय शुंग वंश की राजधानी विदिशा था। सांची स्तूप का विस्तार भी इसके समय में हुआ। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वसुमित्र कण्व वासुदेव ने कर दी थी। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा थे। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व थे। तो कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? इसी को कण्व वंश भी कहते हैं। उसका तब स्टार्ट होता है क्या? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 30 ईसा पूर्व में की थी। सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश स्थापित किया। यह एक मातृसत्तात्मक समाज वंश था क्योंकि नाम के आगे माता के गोत्र का वर्णन है। सातवाहनों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। सातकर्णी प्रथम इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक था। इसकी जानकारी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से मिलती है। गाथा सप्तशती की रचना सातवाहन नरेश हाल ने की थी। यह प्राकृत भाषा का ग्रंथ था। सातवाहन नरेश हाल साहित्यकार एवं कवि भी थे। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार
गुणाढ्य भी थे। इन्होंने बृहत कथा की रचना की। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेणुकटक स्वामी की उपाधि धारण की। नासिक अभिलेख में इन्हें एकमात्र ब्राह्मण कहा गया। सातवाहनों ने अधिकांशतः शीशे के सिक्के चलाए। सातवाहन शीशे का आयात रोम से करते थे। सातवाहन काल में चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था, जिसे कारसारपण कहा जाता था। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ सातवाहनों ने किया। सातवाहनों को पुराणों में आंध्रभृत्य कहा गया। सातवाहनों ने अमरावती व नागार्जुन कोंडा के स्तूपों का निर्माण, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण तथा काले के चैत्य का निर्माण करवाया। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणापति तथा इनके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापत कहा जाता है। यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलते हैं। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन, जिसमें इंडो ग्रीक पहले पढ़ेंगे। जैसे इसका हम बता दे रहे हैं, जैसे आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक से, हसीन मशूक सा, ह से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद तब स्टार्ट होता है मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, कौरव वंश, फिर सातवाहन वंश। एक बार फिर से सुन लीजिए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कौरव वंश, सातवाहन वंश, हसीन मशूक सा। बाकी के लिए धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो पे।